वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services। और आज हम लोगों की 24 अगस्त महीने का एंड भी ऑलमोस्ट ये वाला होने वाला है। तो अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो वही सेम आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करो और अपने पीडीएफ को आप बात करके ले सकते हो। और अगर हम आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए कि हमारी ये वीडियो कब रिलीज होती है, वैसे मैं आपको बता दूं हमारी ये वीडियो डेली 1 बजे जो है मैं अपलोड करती हूँ और मेरा नाम है आयुषी मदार। ओके, तो आपको अगर इसकी नोटिफिकेशन चाहिए, जो भी हमारे वीकली करंट अफेयर्स आते हैं, वीकली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स को भी अपलोड कर दिया गया है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो जितने भी हमारे करंट अफेयर्स का सेशन होता है वो सारा अपलोड कर दिया जाता है टाइमली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आज के पहले तो हम लोग आर्टिकल्स को रीड आउट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है कि शिक्षा को हम लोग स्टेट लिस्ट में डालें। अभी शिक्षा जो है वो कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का पार्ट है। फिर है सीबीडीटी, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, टेलीग्राफ का, क्लाउड बर्स्ट और उद्गम प्रोग्राम। अगर आप अच्छे से नोटिस करो, ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कि प्रीलिम्स में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए पूछे जा सकते हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो हम लोग मेंस के लिए बहुत आंसर राइटिंग के रूप में तैयार करें। तो जो स्टूडेंट्स मुझे कई बार ऐसे कहते हैं कि मैम ये मेंस ओरिएंटेड रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कल वाली क्लास के भी जितने पॉइंट्स थे वो ऑलमोस्ट प्रीलिम्स से जुड़े हुए थे। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो होंगी वो प्रीलिम्स मेंस से कम है। ठीक है, क्योंकि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो प्रीलिम्स से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट आर्टिकल वो कह रहा है कि तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, उनका ऐसा कहना है कि भाई एजुकेशन अभी तक जो कंकरेंटली समवर्ती सूची में चल रही है उसको राज्य सूची में डिवाइड कर दो। ठीक है, नीट और ये सब एग्जाम्स को सेंट्रलाइज हटा दो। ठीक है, एजुकेशन असल में पहले स्टेट सब्जेक्ट ही था, राज्य सूची का ही पार्ट था। इंदिरा गांधी ने इसको इमरजेंसी के समय 42nd 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में इसको शिफ्ट किया है, जो है कंकरेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट की तरफ शिफ्ट किया है। ठीक है, समवर्ती सूची से राज्य सूची की ओर शिफ्ट इसका कर दिया गया। ठीक है, असल में पहले ये इसी का ही पार्ट था। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारी शेड्यूल्स, जो अनुसूची होती है उसके ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो आप जैसे ये जानते हैं हमारा जो 7 नंबर का स्केड्यूल है वो ये बोलता है कि हमारी जो फेडरलिज्म है उसके लिए संघवाद के ऊपर दिखता है हमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की लिस्ट है। यूनियन वो लिस्ट है जिसमें सारे की सारी जो आंसर्स होते हैं या जो भी इस पे रूल बनाना होता है वो हमारी केंद्र सरकार बनाती है। स्टेट में हमारे सब पे रूल राज्य सरकार बनाती है और इनमें सेंटर और स्टेट मिल करके रूल्स को बनाती है। और तो कंकरेंट जब होती है, मतलब जब समवर्ती सूची होती है, तो स्टेट और सेंटर मिल करके रूल बनाएंगे। और कभी इनमें प्रॉब्लम हो गई, कभी भी कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तब चलेगी उसमें पार्लियामेंट की। ठीक है, आप यूं मान के चलो कि जो केंद्र है वो पापा है और राज्य जो है वो एक घर का बेटा है। तो घर के ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें पापा रूल बनाते हैं, है ना। तो इसके अंदर 97 आइटम्स हैं ऐसे। पहले 100 थे, अब 97 है। राज्य सूची में बेटे रूल बनाते हैं। और टॉपिक ऐसे होगा समवर्ती वाले जिसमें पापा और बेटे दोनों मिलके रूल बनाएंगे, लेकिन अगर पापा और बेटे की लड़ाई हो गई तो चलेगी यहाँ पे पापा की। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना इसको। अब आता है इसके अंदर कि एक बार एक संविधान संशोधन हुआ था 42nd 42वें नंबर का, जिसमें 5 टॉपिक्स को स्टेट से हटा करके कंकरेंट में शिफ्ट किया गया था, राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो है एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, शिक्षा, वन, वजन और माप, जंगली पशु और पक्षी, न्याय प्रशासन। इस प्रकार के 5 आइटम्स थे। तो 7 शेड्यूल जो है वो इस तरीके से पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। असल में ये टॉपिक निकल के कहाँ से आया है, जो नीट का एग्जाम होता है उसके लिए।
ठीक है, सितंबर 2021 में जो तमिलनाडु की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर स्थानीय छात्रों को नीट परीक्षा से छूट देने की मांग करने के उद्देश्य से एक विधेयक को पारित किया था, जो बाद में राज्यपाल की स्वीकृति के लिए रखा गया था, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। नीट की परीक्षा आप जानते हो कि जो मेडिकल के एग्जाम होते हैं उसके लिए की जाती है। ठीक है, जो आपको अगर कोई भी ग्रेजुएशन एग्जाम में के लिए जाना है तो आपको पहले नीट का एग्जाम देना होगा। तो नीट की परीक्षा पूरे भारत में चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश होती है, जैसे सीयूईटी का होता है ना, कॉलेज के लिए होता है, ऐसे नीट का मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता है। ठीक है, जिनकी भी 12th क्लास हो चुकी है, वो यहाँ पर पहले एआईपीएमटी हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उसको हटा करके नीट जो है 2013-14 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नीट का जो है वो 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एडमिशन्स की नोटिफिकेशंस के हटा दिया गया था। 2016 में 5 जजेस की बेंच ने बैठी थी और उन्होंने नीट के एग्जाम को लेके पूरी बात कही थी, और इस सबकी पूरी अपील वगैरह देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई, एक अध्यादेश जारी करा था कि राज्य ने अगर कोई भी ऐसे चिकित्सा के संस्थानों को संचालित किया हुआ है तो अगले 1 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के दायरे से उनको छूट दे दी गई थी। ठीक है, और तमिलनाडु सरकार ने शुरू से ही इस प्रवेश परीक्षा का हमेशा से विरोध किया है, और इसलिए यह शुरुआत में नीट आधारित प्रवेश से छूट प्राप्त करने में सफल भी रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही थी, इन्होंने ये सब चीजें बोल क्यों रहे हैं कि हमें हटाना है? क्यों? क्योंकि नीट से शहरी पृष्ठभूमि के धनी छात्रों को सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, और जो गांव के रहने वाले बच्चे हैं वो इस एग्जाम में पास उतना नहीं हो पाते, क्योंकि वो इतने प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं। न्यायमूर्ति ए की राजन समिति, जो कि तमिलनाडु की सरकार ने ही बनाई थी, उन्होंने ऐसा बोला है कि मेडिकल संस्थान जितने भी बने हुए हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहां पे अगर आपको एंट्रेंस जाना है तो ऑलरेडी यहाँ पर जो मतलब जो एक सीट होती है ना नीट के एग्जाम के लिए, वो लोग बहुत वैसे ही कम हो चुकी है। ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों को फायदा देता है जो सीबीएसई से पढ़ाई करके आए हैं। तो इस एग्जाम के लिए, मेडिकल सीट लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और सोशल रिसोर्सेज होने चाहिए, और ये सिर्फ वही फैमिली कर पाती हैं जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से काफी अच्छी होती है। तो नीट जो है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा एक करप्शन जो है वो ज्यादा बढ़ता गया। समझे बात को? तो ये एक स्टेट का होना चाहिए, स्टेट अपने हिसाब से देखेगा कि उसके राज्य में जो है एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करा रहा है। ये तमिलनाडु सरकार की एक अपनी डिमांड है। ठीक है, जो हमारी कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो 25 नंबर की एंट्री है, उसमें ये बोल रखा है कि मेडिकल कोर्सेज के जितने भी एडमिशन्स लेने हैं वो अपने हिसाब से देखे जा सकते हैं, स्टेट्स के पास भी राइट है। इसलिए वहां पे सेंट्रल भी इंटरफेयर कर लेती है। आर्टिकल 45 कहता है कि हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए डीपीएसपी का। आर्टिकल 21A भी, जब जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, वो भी यहाँ पर यही बात करता है। तो इस हिसाब से एजुकेशन का राइट तो सभी लोगों को है, तो उसी के लिए यहाँ पर एक डिबेट छिड़ी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहाँ पर रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी एक पॉलिसी, जैसे एनपीई लेके आई थी 2020 में, पूरी की पॉलिसी थी ये वाली एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सारे के सारे फंड्स लेके आती है एजुकेशनल स्कीम्स के लिए। दीक्षा स्कीम चल रही है, पोषण अभियान, पोषण भी, पढ़ाई भी, बहुत सारे ऐसे अभियान हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा गाइडलाइन तैयार करती है, शिक्षा अभियान चला रही है। ठीक है, वही स्टेट उसको पूरा एग्जीक्यूट करती है। जो सेंटर ने यहाँ पे पूरा काम देखा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। पूरा करिकुलम को फाइनलाइज करती है, और कंकरेंट लिस्ट में अगर एजुकेशन है तो उससे दोनों यहाँ पर काम कर सकते हैं। क्वालिटी के स्टैंडर्ड दोनों जगह सेम रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर एक स्टेट में हो और आप किसी दूसरी स्टेट में जाते हो अपने मनपसंद कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, तो आपको सेम जो है वो रूल मिलेगा। कि अगर आप मान लो महाराष्ट्र में रहते हो और आप कभी जो है बैंगलोर गए हो पढ़ाई करने, या किसी भी और स्टेट में, मतलब कर्नाटका में गए हो, तो आपको वहां पर अलग रूल्स देखने को मिल सकते हैं, महाराष्ट्र से डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये जो है बस एक इसी पॉइंट को दिमाग में रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट रूल्स यहाँ पे नहीं होते हैं अगर कंकरेंट लिस्ट में रहेगा तो।
ठीक है। क्रॉस स्टेट भी अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो उनकी मोबिलिटी, उनका करिकुलम इजी रहेगा। लेकिन अगर ये स्टेट लिस्ट का पार्ट बन जाएगा, हर स्टेट अपने हिसाब से काम करेगी, तो देर इज अ चांस कि यहाँ पर क्रॉस स्टेट स्टूडेंट की जो मोबिलिटी होती है, अंतरराज्यीय छात्र की गतिशीलता का सुगम होता है, वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ तक आप इसको रीड कर सकते हो, ये मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप जस्ट रीड कर लो। अगला आता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी जो कि डायरेक्ट टैक्सेस पे बात करते हैं। आपको पता है ना कि टैक्सेस जो होते हैं, जो कर होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस वाले बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर बोला है कि कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले किराया मुक्त आवास का मूल्यांकन की कमी के संबंध में एक सूचना उन्होंने जारी करी है। उन्होंने बोला है कि जो कर्मचारियों को घर ले जाने वाले वेतन में वृद्धि की उम्मीद है, वो उनको जो है इस प्रकार से उनको एक भत्ते जो है वो मुहैया कराए जाएंगे। उससे फायदा ये होगा कि जितने भी टॉप मैनेजमेंट पे काम करने वाले लोग हैं, या जो हाई सैलरी वाले एम्प्लॉयज होते हैं, उनको यहाँ पर ज्यादा एक अच्छा खासा एक पैकेज मिलता है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है, उसको ऐसा एक आवास मिलता है जिसमें फर्नीचर नहीं होता है, ठीक है, और वो जो एकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर के अंडर ही आती है, तो उसको यहाँ पर जो है उनकी सैलरी से 10% की उसकी कटौती की जाएगी। अगर उनको ऐसी सिटी में जगह दी जाती है जिसकी पॉपुलेशन 4 मिलियन से ज्यादा है, और तो वैल्यूएशन जो होगी उसकी वो 10% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी होगी। ठीक है। तो पहले 15% थे, उसको 10% किया गया। तो इससे एम्प्लॉयज पे क्या फर्क पड़ेगा? रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। और इनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनकी अच्छी खासी इनकम आती है, उनको जो है टेक होम सैलरी जो होगी वो और अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। मेन हमारे लिए सीबीडीटी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है। प्रीलिम्स, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, किसी भी प्रीलिम्स के एग्जाम में सीबीडीटी के ऊपर सवाल आ सकते हैं। 1963 में रेवेन्यू एक्ट के तहत बनाया गया है इसको। 1963 ये वही ईयर है जब संथानम कमेटी भी एग्जिस्टेंस में आई थी। ये बोर्ड जो है पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को देखा करता था, लेकिन आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस बहुत बड़ा हो गया था। एक बोर्ड को दोनों काम संभालने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, इसलिए अलग से ये बोर्ड बनाया गया जिसमें सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस को ही ये देखा करेंगे। जिसमें एक चेयरमैन होते हैं, साथ में और 6 मेंबर्स भी होते हैं। जो 6 मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट के अंडर ही काम करने वाले सचिव। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उसका एक हिस्सा है, जिसका काम होता है जो भी टैक्सेस से जुड़ी हुई, डायरेक्ट टैक्सेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती है उनको सारा देखना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी चीजों को सारा जुड़ा देखना, और उसमें लॉस बनाना, रूल्स बनाना, सरकार के साथ मिलकर के उससे जुड़े हुए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना। ठीक है। अगला आता है हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। जानते हो आप सभी लोग, डिजिटल जो है करने की बात बहुत सालों से चल रही है, जिसके लिए 14,903 अराउंड अराउंड 15,000 करोड़ का यहाँ पर जो है वो पैसा दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। और ये जो है 6.25 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को दोबारा से ट्रेन करेगा, उनको अपस्किल करने की कोशिश करेगा, डिजिटलाइज करने का कोशिश करेगा, डिजिटल मार्केटिंग से अवगत कराएगा। 2.65 लाख, करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस, 540 सर्विसेज हमारी उमंग ऐप में इंक्लूड करवाई जाएंगी। सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, पराग है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के मिशन में 9 और कंप्यूटर मिशन में जोड़ दिए जाएंगे, 18 के साथ और जोड़ दिए जाएंगे। भाषिनी हमारा जो एआई ट्रांसलेशन चल रहा है, उसमें और भी जो है ऐड किया जाएगा भाषाओं को। ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को साथ में जोड़ा जाएगा। डिजिटल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन फैसिलिटी को जोड़ा जाएगा। 1200 से ज्यादा स्टार्टअप खोले जाएंगे। सेंटर फॉर एक्सेलेंस जो होते हैं ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र, ये स्थापित किए जाएंगे। 12 करोड़ से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स को साइबर अवेयरनेस कोर्सेज के लिए अवेयर करवाया जाएगा। तो इस प्रकार के नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे, आप पढ़ सकते हो। सारे के सारे डिजिटल मीडियम के माध्यम से होगा, चाहे वो पेमेंट्स का काम हो, चाहे क्लासेस हो। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग डिजिटल
चीजों का फायदा उठा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को बढ़ाया जाएगा, ये अनाउंसमेंट अभी की गई है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ था, और ये प्रोग्राम हमें डिजिटल लिटरेसी, आरबीआई भी बहुत कोशिश कर चुकी है कि लोग पेमेंट्स के मामले में भी डिजिटल होते जाएं। एंटरप्रेन्योरशिप में भी हर चीज ऐप के थ्रू, जैसे आज के टाइम पे तो स्कूल्स में अटेंडेंस वगैरह भी ऐप के थ्रू होती है। जितने भी बिजनेस वगैरह होते हैं या कंपनीज होती है, वहां पे भी बहुत ऐप के थ्रू सारा काम किया जाता है। अटेंडेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गए, एनरोलमेंट्स हो गए। आजकल सब कुछ जो है वो एक ऐप ले लो, ऐप से टाई अप कर लो, या खुद की ऐप है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, स्कूल्स की अपनी खुद की ऐप भी जनरेटेड है। इसका विजन जो है वो इसी तरीके से होता है। मेन, हर सिटीजन को जो है डिजिटल अवसंरचना की व्यवस्था आनी चाहिए। हर एक कोई डिमांड कर सके, डिमांड पे सारी चीजें ले सके, और डिजिटली हम एम्पावर हो सके। और आज तक जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। आज तक 82 बिलियन से भी अधिक डिजिटल लेन देन ऑलरेडी किए जा चुके हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके अंदर 1.94 लाख विलेजेस, जहाँ पे वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी, वो जोड़ा जा चुका है, जिससे हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकते हैं, समावेशी विकास कर सकते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक सब इस्तेमाल करते हो, तो आपको पता है कि ये इंटरनेट की वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ का कितना फायदा पहुंचा है। जो अर्बन एरियाज है और रूरल एरियाज है, दे आर नाउ कनेक्टेड टुगेदर। सर्विस डिलीवरी बहुत हो गई है टाइम पर, क्योंकि आपको पता है जो पहले ब्यूरोक्रेसी का हर्डल हुआ करता था वो खत्म होने शुरू हो गया है। हर चीज आज के टाइम पे एप्स के थ्रू होने लग गई है, पोर्टल्स के थ्रू होने लग गई है। इवन आपके जो चालान भी भरने होते हैं ना, वो भी आप जो है ऑनलाइन भर के जो है अपनी गलती का जो है वो भुगतान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं। आप डिजिटल इंडिया के का ये टॉपिक जो है एक बहुत ही नॉर्मल यूजुअल सा टॉपिक है। आप चाहे तो उसको मेंस के लिए लिख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मेन से जुड़े हुए पॉइंट्स भी हैं, जैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, आर्थिक विकास होना, डिजिटल लिटरेसी लोगों में छाना। इसके चैलेंजेस भी बहुत है कि अभी डिजिटल डिवाइड है, अर्बन और रूरल एरियाज में हर किसी को आज भी इस्तेमाल करना नहीं आता है, ये नहीं कहूंगी, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी जहाँ पे नहीं है वहां पे नहीं आता है। डिजिटल निरक्षरता है, इलिटरेसी है, क्योंकि उसमें सबको सर्विसेज नहीं मिली है, सबको सर्विसेज का इस्तेमाल करना नहीं आता है। और साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को चिंता बहुत रहती है क्रेडिट कार्ड लेने में। आधे लोग क्रेडिट कार्ड लेने में डरते हैं कि कल को हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए यार, कोई फ्रॉड ना हो जाए, हमारा कोई ऑनलाइन सेफ्टी का कोई कहीं पे चला ना जाए हमारा पैसा, जो कि होता भी है ना यार। आपको पता है ये कितने केसेस रहे हैं हमारे इसके ऊपर, स्कैम के ऊपर। आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा सुनते रहते हैं कि वहां पर ये स्कैम हो गया, वहां पर ये फ्रॉड हो गया, वहां पर इतने लोगों के पैसे चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह डेटा सेंटर बनाना, नेटवर्क का इशू बहुत रहता है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हर कोई हर एक लैंग्वेज में नहीं समझ पाता, हर एक को इंग्लिश और हिंदी नहीं आती, कोई अपनी मदर टंग में भी बोलता है। तो हर कोई ऐप और हर कोई चीज जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज ये चैलेंजेस काफी हद तक ओवरकम कर दिए गए हैं, काफी हद तक, लेकिन अभी भी बहुत से एरियाज है जहाँ पे ओवरकमिंग इसकी नहीं की। तो आज के टाइम पे यही है कि जितने भी ये सब नेटवर्क के कनेक्शन है, मोबाइल की कवरेज है, वो लंबे लंबे रूट्स पे होनी चाहिए, रिमोट एरियाज में भी होनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, जिसके अंदर सारे एज ग्रुप पे ध्यान होना चाहिए। यूथ को तो आता ही है, और बच्चे तो बिल्कुल सीख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेन आती है जो बड़े हैं, उनको थोड़ा सा, सिटीजन्स को प्रॉब्लम आती है, तो वहां पर थोड़ा सा उनके लिए और जो प्रोग्राम्स कर सकते हैं वो स्टार्ट किए जाए। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सरकार को एक अलग से स्पेसिफाइड डेडिकेटेड एक रूल बनाना चाहिए, अलग से प्रैक्टिसेस। वैसे तो सरकार काफी अवेयर करती है कि आप किसी भी बेवजह के लिंक पे आप क्लिक ना करें। कभी भी आप बाहर जाके किसी का चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस में, तो चार्जर को इस्तेमाल ना करें, बिकॉज इट कैन ट्रांसफर योर डेटा बाय यूजिंग ब्लूटूथ। ब्लूवेयर आया था बीच में ये वाला। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ओवरकम करने की सरकार ने भी कोशिश करी है बहुत जगह पे। इसके पैम्फलेट्स, पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, ताकि हर कोई इसको संभल संभाल के यूज कर सके। तो डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना, लैंग्वेजेस में थोड़ा एक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना, ये सब सरकार को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगला अभी यहाँ पर बिल आया है, इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे बिल। ये बिल जो है पुराने 2016 के बिल में चेंजेस करके टेलीकॉम सेक्टर को और इम्प्रूव करने की बात कर रहा है। राइट ऑफ वे जो होता है
मार्ग अधिकार एक हमारा ऐसा कानून का अधिकार है जिसमें किसी भी विशिष्ट मार्ग से दूसरे के स्वामित्व वाले मैदान या संपत्ति के माध्यम से गुजरने के उपयोग के लिए आपको स्थापना करना होगा। राइट ऑफ वे का मतलब रास्ता देना, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता देना। तो अगर आप किसी की भी दूसरे की संपत्ति से गुजर रहे हैं तो वो आपको उससे क्या लेनी पड़ेगी, एक उपयोग या अनुदान स्थापित करना होगा। ठीक है, आपको अप्रूवल लेनी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाने के लिए। इंडस्ट्रीज में ये राइट ऑफ वे का चैलेंज है, सबसे बड़ा आता है। तो इस तरीके से ये एक पूछी गई है चीज, एक नया आया है ये। लाइसेंस अधिकार के जो छोटे में छोटे सेल होते हैं वहां पे आवेदन आप जमा कर सकते हैं, लाइसेंस आपको मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, टेलीग्राफ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्राउंड पे। अब देखो जैसे आप, मैं समझाती हूँ, देखो आप आपको भी पता है कि टेलीग्राफ की जो लाइंस होती हैं या टेलीकॉम की जो लाइंस होती हैं उसको बिछाने के लिए क्या किया जाता है, उसको बिछाने के लिए किसी और का जो पूरा एक एरिया है उसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इसमें होगा क्या कि अगर आपको किसी भी और की संपत्ति के ऊपर कुछ भी स्थापित करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसके इलाके से गुजरते हुए अपना स्थापना करनी है तो आपको उस पर्सन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिठाना है तो बिठाइए, लेकिन परमिशन के साथ, समझे बात को। तो ये चीज है, और यही पॉइंट है यहाँ पर। सेंट्रल अथॉरिटीज भी यहाँ पर स्मॉल सेल्स को बिल्डिंग्स में जाके ले सकती हैं जा करके। ठीक है भाई, तो यही चीज इसको दिमाग में रखिएगा। और इसके इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो मैं गति शक्ति संचार पोर्टल स्टार्ट किया गया जो कि राइट ऑफ वे के बारे में बात करता है। क्लाउड बर्स्ट हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की सिचुएशन देखने को मिली है, क्योंकि आपको पता है कि मानसून जो है वो इंडिया में एंटर तो बहुत पहले ही हो चुका था। एंटर कहाँ से होता है मानसून, अगर मैं साउथ इंडिया का मैप बनाऊं तो वो साउथ वेस्ट इलाके से एंटर होता है, और फिर जो है आने के बाद पूरा ऊपर नॉर्थ की तरफ भी आता है। और नॉर्थ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बार बहुत जबरदस्त जो है वो चीजें रही हैं। कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग यहाँ पर मिसिंग हो गए हैं। ठीक है, नॉर्थ वर्ड शिफ्ट हो गई है यहाँ पर मानसून पूरा, जिसकी वजह से हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत सिचुएशन खराब है। हिमाचल में तो बहुत ही ज्यादा खराब है, इवन मेरे भी कुछ रिलेटिव्स रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, मतलब शिमला में। दे आर ऑल्सो सेइंग कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा हो रहा है कि बारिश रुक ही नहीं रही है, बारिश ही नहीं रुक रही है, रुक ही नहीं रही है, मतलब कितने टाइम से। और ऐसा भी डर है कि भाई घर को कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो घर बने हुए हैं वो पहाड़ों के ऊपर ही बने हुए हैं, तो काफी बड़ी एक प्रॉब्लम ये अभी वहां के लोगों को देखने को मिल रही है। क्योंकि मॉनसून की अभी जो सिचुएशन की मैं बात करूं तो वो तलहटी के ऊपर है और धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकेगा, ऐसी उम्मीद है। और वर्षा जो पहाड़ों में हो रही है उसमें कमी भी देखने को मिलेगी, और जो भारत का सेंट्रल रीजन है वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लाउड बर्स्ट का अर्थ क्या होता है, बादल का फट जाना। जब तीव्र वर्षा होती है और एक केंद्रित तरीके से आमतौर के पहाड़ी के इलाकों पे बादल जो है वो फटने को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें जब भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा, देखिए मतलब जरूरी नहीं कि बादल फटे तो हमेशा भारी वर्षा ही होगी, लेकिन बादल जो है फटने के कुछ टाइम पहले तक वहां पर उस एरिया में बहुत वर्षा हो रही होती है। ये तो सच बात है कि भाई उसके एरिया के 10 किलोमीटर और से 10 किलोमीटर के जोन के बीच में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल हमेशा हो रही होती है। और रेनफॉल को मापने के लिए हमारा एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, रेन गॉज। ठीक है, तो इसके अंदर जो है काफी टाइम से रेनफॉल हो रही होती है, और भारत के अंदर ओवरऑल रेन का जो पैटर्न है वो काफी टाइम से नहीं बदला था। लेकिन अब एक बड़ा हिस्सा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है चेंज करने में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जून से सितंबर में मानसून के दौरान वहां पे ऐसी घटना देखने को मिलती ही मिलती है। जून से सितंबर जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। मानसून जो है अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी वजह से वहां पर एक तीव्र परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिससे हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, और भी ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और ज्यादा भी क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स बढ़े। क्लाउड बर्स्ट ना अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप कहते हो, आप सोचोगे कि मैम जैसे आप हमेशा बताते हो कि ये हम एक पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, ये ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो इन सब के लिए लॉन्च क्यों नहीं करते जिसमें लोगों को पहले पता चल जाए कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होने वाली है। तो देखो ये वाला जो पूरा इवेंट होता है ना क्लाउड बर्स्ट का, ये बहुत सडन होता है, ये बिल्कुल अस्थिर होता है। ये इसीलिए प्रसिद्ध है कि भाई ये अस्थिर और अचानक से हो जाता है, अप्रत्याशित, हमें पता ही नहीं चलता।
इनका एक पहले से स्केड्यूल्ड नहीं होता, मतलब वहां के लोकलाइज्ड पीपल को भी इतना नहीं पता चलता कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, मन में डर तो सभी के रहता है। ठीक है, हिमालयाज के रीजन में बादल फटने की भविष्यवाणी आज भी टेढ़ी खीर की तरह बनी हुई है। हिमालय की छोटी छोटी घाटियों में आज भी पता नहीं चल पाता है, चाहे वहां पर हमने डोपलार के रिडार लगाए हुए वेलोसिटी जानने के लिए, बट स्टिल इन घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना एक कठिन कार्य हमारे लिए बना हुआ है। तो इस क्लाउड बर्स्ट का यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि इसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट हो गया, जब बादल फटा तो वहां पर जो पहाड़ियां हैं वो खिसक गई, वहां पे जो लैंड है वो खिसक गया और फ्लड्स आने शुरू हो गए। ये भी प्रॉब्लम आ जाती है वहां पर। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अर्बन ओवरलोड हो रहा है शिमला में। मैंने आपको बताया था ना शिमला के बारे में अभी, कि मेरी भी रिलेटिव रहते हैं, उनका भी ऐसा ही कहना है। तो वहां पर ना शहरीकरण बहुत बढ़ता जा रहा है, एनडीएमए वहां पे संभाल नहीं पा रही है वहां की। अब जो शिमला को जब बनाया गया तो वो सिर्फ 25,000 की पॉपुलेशन के लिए था, लेकिन आज के टाइम पे 3 लाख लोग हैं। सोचो जरा, 25,000 से लेके 3 लाख तक लोग पहुंच गए। अरे दिक्कतें तो आएंगी आएंगी, है ना। प्लानिंग सही नहीं हुई है। दिल्ली, जैसे दिल्ली के मास्टर प्लान को अडॉप्ट किया गया है, अरे दिल्ली के मास्टर प्लान हिली रीजन के लिए थोड़ी होगा। दिल्ली का मास्टर प्लान हिली रीजन में कहाँ सही चलेगा। प्लान की इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुई, उसमें भी शॉर्ट कमिंग्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं उसके अंदर भी। तो समस्याएं की वजह से यहाँ पर एनवायरमेंटल चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, पानी की कमी आती है, ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है, और नए टर्म्स के सॉल्यूशन भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपका भी कोई रिलेटिव हिमाचल प्रदेश में आज के टाइम पे रहता है तो जरूर उस पर्सन से बात करके उनका हालचाल जरूर पूछे। एक ना तसल्ली हो जाती है मन में उनके। ठीक है भाई। लास्ट है यहाँ पर उद्गम पोर्टल, आरबीआई ने स्टार्ट करा है। जितने भी ऐसे डिपॉजिट्स है जिनको अभी तक कोई भी अनक्लेम रखा गया है, ठीक है, गुमनाम जमा की खोज के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया। उद्गम की मतलब होता है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, गुमनाम जमा सूचना तक पहुंच करने का प्रवेश द्वार, जिसमें गुमनाम जमा राशि का पता लगाने की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान हो गई कि भाई गुमनाम राशि कितनी है। तो अनक्लेम डिपॉजिट बहुत सारे हैं, 35,000 करोड़ के अनक्लेम डिपॉजिट है जो कि आरबीआई में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिनको 10 सालों से कोई छेड़ा नहीं गया है। तो आरबीआई ने इसके ऊपर जो है एक उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो पूरा जमा राशि किसका है, कौन से बैंक से आया, किस पर्सन ने कब किया, उसका अभी स्टेटस क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे अनक्लेम डिपॉजिट के ऊपर बहुत सारा पैसा बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से सरकार ने ये स्टेप लिया, जो कि सही भी है, काफी अच्छा स्टेप है। काम कैसे करेगा वो देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होगा कि जो जो सभी उपयोगकर्ता है उनको अपने स्वयं के गुमनाम जमा खातों या अपने माता पिता के उन जमा खातों की पहचान करने का अधिकार दिया गया, जिन पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसको किसी ने, या फिर सब कोई भूल गए हैं। ठीक है, माता पिता की डेथ हो गई है तो उस हिसाब से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमारा ऐसा भी कोई बैंक में माता पिता ने कोई खाता खुलवाया हुआ था या वहां पर भी कोई डिपॉजिट रखवाया हुआ है, पता ही नहीं होता। तो वहां पे जो माता पिता उनके बच्चों को बुला करके ये सब उनको एक अलाउ किया जाए। इससे जो है आप अपनी उस धनराशि को या तो वापस ले सकते हो या उसके अंदर और भी चेंजेस करवा सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से काम करेगा, सारे बैंकों का समावेश करके, सारे बैंकों को मिला करके आरबीआई ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। इसमें सारे बैंकिंग को सेक्टर्स को इंक्लूड करके सारी की सारी चीजों को यहाँ पर एक एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी। इवन अभी इसके साथ जो है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडिया बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, डीबीएस बैंक और सिटी बैंक, इनको यहाँ पर जोड़ दिया गया है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, फ्यूचर का एक्सपेंशन भी करेंगे इसमें, और ज्यादा बैंक्स को भी इंक्लूड करेंगे 15 अक्टूबर तक। तो आपको ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि उद्गम पोर्टल किसके लिए काम कर रहा है, ये आपके एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए बन सकता है। ठीक है भाई, आज के क्वेश्चन देखेंगे। कश्मीरी स्टाक, जैसे हम कहते हैं हंगुल, कश्मीरी स्टाक का दूसरा नाम क्या होता है? हंगुल, जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि कश्मीर के सराउंडिंग एरियाज में मिलने देखने को मिलेगा, रिवर के आसपास। ठीक है, ये आपको डियर की तरह थोड़ा सा लगता है। सबसे ज्यादा इसको दाचीगम के नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में, वहां पे मिलेगा। आईयूसीएन की रेड डेटा बुक जो होती है उसमें इसको वल्नरेबल बोला गया है। तो ये है इसके सारे पॉइंट्स कश्मीरी स्टाक के। ठीक है भाई, तो इसमें से जो है 1 2 3 ठीक है। बाकी जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि अपनी रेड डेटा बुक निकालती है, उसमें वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कश्मीर का है हंगुल, इसके बारे में दिमाग में रखिएगा। लास्ट आता है भाई किस में? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन तो दिमाग में रख लो भाई, जम्मू कश्मीर। इंडिया का क्या, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जिसमें वेराइटी ऑफ ट्यूलिप्स आपको देखने को मिलेंगी। वो किस में है भाई? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है भाई,
तो ये थे आपके सारे फैक्ट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं, ये सारे आपको लर्न करके जाने हैं। आज हम लोगों ने 6 आर्टिकल्स पढ़े हैं और 2 जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी करे हैं। इन 6 आर्टिकल्स में से मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, एजुकेशन वाला पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाना है। प्रीलिम्स प्रीलिम्स सारा कुछ प्रीलिम्स के लिए ज्यादातर है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 6th वाला प्रीलिम्स के लिए है, सबसे ज्यादा जरूरी है। सीबीजीटी के जो मैंने फैक्ट्स बताए थे 1963 में बनी थी, वो सब फैक्ट्स जरूरी हैं। और एजुकेशन कहाँ पे है, उसमें कौन रूल बना सकता है, कहाँ शिफ्ट करेंगे, कब इसको जो है 1976 में शिफ्ट किया गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। ये सारे फैक्ट्स जो है हमारे जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स आपको दिमाग में रख करके अपना पूरा आर्टिकल कंप्लीट कर लेना है। ये सब कंप्लीट करिएगा, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और कैसा लगा ये लेक्चर, आपके सारे के सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।